आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रेमर रूल, क्रेमर का कानून, क्रेमर्स रूल। क्रेमर एक मैथमेटिशियन है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड पढ़ा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, या इनका हमने सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन से मुराद ये जो पेयर ऑफ एक्स वाई है, एक्स और वाई की वैल्यू हमने निकालनी है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, उस इक्वेशन को भी, यानी दोनों का कॉमन सोल्यूशन। ठीक है, उसको हमने फाइंड आउट करना है और उसी को हम कहते हैं सॉल्व। जब भी सॉल्व का लफ्ज़ या हल का लफ्ज़ आ जाए, इसका मतलब ये जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपने निकालनी है। ठीक है, ये अल्फाज का मतलब आप अपने जहन में रख लें। ठीक है, हल करना या सॉल्व करना यानी किसी उस सवालात में जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करना है जो कि इसको सेटिस्फाई करें। सेटिस्फाई से मुराद यानी एक्स और वाई की वैल्यू हमने निकाले। अगर जब निकालने के बाद अगर हम यहाँ पर पुट कर लें, इसका LHS भी 3 आ जाए, और यहाँ पर पुट कर ले, इसका LHS 9 के बराबर हो जाए, जब एक्स और वाई की कीमतें यहाँ पर हम पुट कर लें। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं सोल्यूशन। जब उसको आप ये जो एक्स वाई जो पेयर की सूरत में आ जाएगा, जब आप इनको एक सेट में लिखेंगे तो उसको कहते हैं सोल्यूशन सेट। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। लेकिन कौन सा मेथड, इसके लिए मुख्तलिफ मेथड था। पहले सवाल में हमने पढ़ा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड बज़र ग़ालिब। आज हमने पढ़ना है क्रेमर रूल, क्रेमर का कानून। क्रेमर उस मैथमेटिशियन का नाम है जिसने ये तरीक़ा वज़ा किया या दरियाफ़्त किया। ठीक है, या बनाया। अब इसको ज़रा देख ले, ये भी इंतहाई आसान है। तो उसके लिए ये मैं कर लूँगा कि ये जो इक्वेशन है इसको मैं इसको 3 लिखूँगा, इसको 9। ठीक है, अब लेट्स से यहाँ पर मैं इसका सोल्यूशन डायरेक्ट लिख लूँ। तो पहला ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैट्रिक्स इन्वर्जन में हमने किया था कि पहला काम हमने करना है कि इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, इन मैट्रिक्स फॉर्म। क्या आ जाएगा 4, इसका कोफिशिएंट क्या है y2, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 6, ये चीज़। फिर क्या है यहाँ पर x y और इसको आप नाम देंगे ये, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले हम करते थे। इसको a का नाम देंगे, इसको कैपिटल X, इसको b। ठीक है, लेट ये वाला जो कोफिशिएंट्स है ये मैट्रिक्स x और y के, इसको हम नाम देंगे a। ये जो वेरिएबल्स है इनको हम कैपिटल X, और इसको हम नाम देंगे b। थ्री एंड 9 क्लियर है? यहाँ तक बिल्कुल उसी तरह है जो इससे पहले आप करते आ रहे हैं। नेक्स्ट काम हम ये करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स A है इसका डिटरमिनेंट हम निकालेंगे। चलो पहले मैं लिख लूँ 4 2 12 6। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट निकालें। क्या निकालें? बिल्कुल उसी तरह डिटरमिनेंट ये 4 2 12 एंड 6। अच्छा जी, अब देखें ये जो प्राइमरी डायगोनल इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ, ये फिर यहाँ पर निगेटिव माइनस खुद लगाएंगे, ये फिर ये सेकेंडरी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 12 इंटू 2। तो क्या आ गया हमारे पास? ये 24, ये भी 24। आंसर क्या आ गया हमारे पास? आंसर क्या आ गया हमारे पास? ठीक है, अब अगर ये 0 आ जाए इसका मतलब क्या है? ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको ख़त्म करेंगे बात को। ठीक है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अब x को अगर आप निकालना चाहें तो ये आ जाएगा, ये a1। अब ये क्या चीज़ है बाद में बताऊंगा। ये इसी तरह y a2
यहाँ पर आप देख ले दोनों में ए डिटर्मिनेंट इस्तेमाल हो रहा है। अब इसकी जो भी वैल्यू आ जाए, इसकी जो भी वैल्यू आ जाए, लेकिन अगर आप इसको 0 पर डिवाइड करेंगे तो क्या ये आ जाएगा? इन्फिनिटी, अनडिफाइंड, वी डोंट नो कि वो क्या आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी इसी तरह। तो इसी वजह से जब डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, देयरफॉर सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट यहाँ पर नीचे होता है, नीचे किसी भी 0 पर किसी चीज़ को डिवाइड करें वो क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। ये जो वैल्यू आ जाती है इन्फिनिटी, ये कोई रियल वैल्यू नहीं है, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये दैट्स वेरी वेरी बिग वैल्यू, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसी वजह से क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया, सिंगुलर मैट्रिक्स या नादिर कालिब, ऐसा कालिब जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है, तो उस जब ये डिटरमिनेंट 0 आ गया तो फिर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो बात यही पर क्या हो गई? ये सवाल यहीं पर ख़त्म हो गया। ओके, हम पढ़ रहे हैं क्रेमर्स रूल, क्रेमर का कानून। ये जो जितने भी स्टेप्स है ये क्रेमर के कानून है। ठीक है, तो इसका पहले जो स्टेप है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कल हमने पढ़ा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। यानी पहला स्टेप क्या है कि इन मैट्रिक्स फॉर्म, इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें, इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये बिल्कुल कल की तरह है यहाँ तक, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो क्या आ जाएगा? इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट, ये 4, ये क्या है 5, यहाँ पर -8 और ये क्या है 10, ये चीज़, ये। उसके बाद यहाँ पर x y, यहाँ पर ये दोनों। अब मैं इसको एक कलर, अलग कलर से लिखूँगा, उसकी वजह है, आगे काम आएगा, ये समझाने में आसानी होगी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कल हम कर रहे थे उसी तरह इसको हम नाम देंगे, इस वाले को जो कोफिशिएंट ऑफ x y है, ये पहला रो, यहाँ पर ये दूसरा रो, ये x का कोफिशिएंट है, ये क्या है y का कोफिशिएंट। तो इसको हम नाम देंगे a। ठीक, इसको हम नाम देंगे x। यहाँ तक बिल्कुल इसी तरह है। बात क्लियर है यहाँ तक? अब आप देख लें दूसरा स्टेप भी बिल्कुल इसी तरह, ये देखिए, ये वाला 4 5 और क्या है -8 10। या चल पहले मैट्रिक्स की सूरत में मैं लिख लूँ इसको, ये वाला। ठीक है, मेरे ख्याल में स्टेप में कम कर लेता हूँ, इसको डायरेक्ट में कर लूँगा। ये आप देखिए, ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स। इसको हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में डिटर्मिनेंट सूरत में लिखना है। ये देखिए, ये डिटर्मिनेंट आ गया। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर ले, देखिए ये 4 × 10 कितना आ जाएगा? 4 × 10, फिर माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, फिर ये इसके साथ, तो ये क्या आ जाएगा? -8 × 5। तो क्या आ गया हमारे पास? 4 × 10 40, माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 × 5 ये भी 40 आ गया। तो क्या आ जाएगा? इन दोनों को जमा कर ले, 80। क्या आ गया हमारे पास? 80। तो डिटरमिनेंट आ गया हमारे पास 80। अब ये चूंकि 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है सॉल्यूशन पॉसिबल है। क्या है? सॉल्यूशन इज पॉसिबल। बात क्लियर है तक? अच्छा जी, अब आप देखिए यहाँ से ये क्रेमर रूल तब्दील होगा। यहाँ तक बिल्कुल जिस तरह मैट्रिक्स इन्वर्जन में किया था, यही दो में स्टेप वहाँ पर भी थे। अब यहाँ से क्रेमर रूल चेंज है, ठीक है ना? उसमें क्या होगा?
A1 क्या, ये एक अलग डिटर्मिनेंट हम मालूम करेंगे। A1 जिसको हम नाम देंगे A1, ठीक है, एक अलग मख्ता। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये देखिए ये मैट्रिक्स, इसमें या इसमें आप देख ले 4 - 8, ये क्या है, x के कोफिशिएंट है। किस चीज़ का है, x के कोफिशिएंट। अब A1 डिटर्मिनेंट में हम क्या करेंगे, इन दोनों की जगह हम ये जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है B वाला, इसको रिप्लेस करेंगे 13 और 18। ये चीज़ दोबारा बताऊँ, ये जो मैट्रिक्स A है जिसका डिटर्मिनेंट हम लेते हैं, यहाँ पर जो 4 - 8 पहला कॉलम क्या है, x के कोफिशिएंट है, उसको आप रिप्लेस करेंगे किसके साथ, इसके साथ। इससे जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा उसको हम क्या नाम देंगे, A1। बात क्लियर। बाकी ये जो दूसरा है उसी तरह आपने लिखना है 5 10, ये काम है। वो बात समझ में आ गई होगी, क्लियर बात। अब आप देख लें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, 13 × 10, फिर -18 × 5। 18 × 5 क्या होगा, ज़रा देख ले, 13 × 10 या 130, 18 × 5 18 × 5 90, 18 × 5 90, ये तो क्या आ गया हमारे पास, A1 क्या आ गया, A1 क्या आ गया हमारे पास, 130 - 90 कितना आ गया, 40। कितना आ गया हमारे पास, 40। अब आप इसको यही रखें। अब दूसरा काम हम ये करेंगे कि अब एक और मालूम करेंगे, उसको नाम देंगे A2। A2 में हम क्या करेंगे, ये जो y के कोफिशिएंट है इसको रिप्लेस करेंगे, इसको एज इट इज़ रखेंगे। समझ में आ गई, यानी जो A डिटर्मिनेंट है इसको एज इट इज़ रखेंगे, 4 - 8 इसको रखेंगे। ये जो y के कोफिशिएंट है 5 10 y के कोफिशिएंट, इसको रिप्लेस करेंगे इन दो वैल्यूज़ के साथ, 13 और 18। बात क्लियर। तो क्या आ गया हमारे पास, देयरफॉर A2, यही क्रेमर है, क्रेमर रूल यही है। ये 4 × 18, इसको ज़रा मल्टीप्लाई करें, जॉब क्या आएगा, -8 × 13, 18 चौके 14 × 4 × 18 कितना आ गया, 70, 18 चौक 72, ये 72, माइनस इंटू माइनस क्या आ गया, प्लस 18 × 13 13 8 104। अब इन दोनों को जमा कर लो, 4 और 2 6, ठीक है, 7, ये सही है। नाउ हम ये काम करेंगे कि ये, अब यूँ समझे कि ये तीसरा स्टेप है। अब आपने करना क्या है, अब हम x और y की कीमत निकालेंगे। वो किस तरह, x किसके बराबर होगा, देखिए A1 क्या था, यहाँ पर हमने क्या किया था, x के कोफिशिएंट को हमने रिप्लेस किया था ना, तो x की वैल्यू किस तरह हासिल होगी, A1 डिटर्मिनेंट को आप डिवाइड करोगे किस पर, A पर। ये यहाँ पर भी हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर दिस इज हाउ यू विल फाइंड x, ठीक है। अब डिवाइड कर ले, कितना आ जाएगा, A1 हमारे पास 40 और A हमारे पास कितना आ गया, 80। अब इसको डिवाइड कर ले तो ये 0 0 1, ये 2, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2, कितना। सिमिलरली हम क्या करेंगे, y की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, दैट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग A2 डिटर्मिनेंट बाय A डिटर्मिनेंट, ये। और आपको याद है ये A2 हमने किस तरह निकाले थे, जो y के कोफिशिएंट थे इसमें, उसको हमने y के कोफिशिएंट के साथ रिप्लेस किया था। जो y के कोफिशिएंट है उसको हमने 13 18 के साथ रिप्लेस किया था। तो ये वाला y के लिए, तो y किसके बराबर आ गया, ये कितना आ गया हमारे पास, 176। अब 176 को आप डिवाइड करोगे किस पर, 80 पर, ये किस पर जाएगा, किताब में क्या दी, 11/5 दिया हुआ है, तो 18 पंजे
चलो पहले दो इसको यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर करते हैं। 176 को आप डिवाइड कर ले किस पर, 2 पर, कितना आ जाएगा? फैक्टराइज करते हैं इसको। 8 2 16, ठीक है, यही चीज़ आ गई। फिर 2 पर ये कितना गया, 44, ठीक है। फिर 2 पर 22, फिर ये 11 आ गया, क्लियर। अब इसको फैक्टराइज कर ले तो 18 हमारे पास, ये 2 40, फिर 2 20, फिर 2 10, फिर 2 5। तो यहाँ पर आप देख ले इसको, जब आप इसको इसकी जगह आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 11, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 4 8 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। बात क्लियर। अब देखिए ये सारा आपस में कैंसल, 4 2 ऊपर है 4 नीचे, तो ये सारे कैंसिल हो जाएगा। बाकी वाई क्या आ गया हमारे पास, 11/5, ये चीज़ आ गई। तो पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर पॉइंट इस तरह ऑर्डर पेयर, पहले x उसके बाद y। ये पहला आ गया x, क्या आ गया था हमारे पास 1/2 और 11/5, ये चीज़। और इसी को आपने क्या करना है, सॉल्यूशन सेट में लिखना है, हल सेट में, सॉल्यूशन सेट ये इसको बस सिंपल एक सेट के अंदर लिखना है, 1/2 11/5, ये हमारा आंसर है। बात क्लियर। यूज क्रेमर रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, गिव रीजन इफ द सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। क्रेमर के कानून की मदद से हमजाद मुसावतें हल करें। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या हमजाद मुसावतें, हमने बताया था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या हमजाद मुसावतें ऐसी मुसावतें कि जिसका सोल्यूशन क्या हो, मुश्तरक हो, कॉमन सोल्यूशन हो, ठीक है। यानी ये इसका कॉमन सोल्यूशन है, x और y कीमत है। अगर इसको आप यहाँ पर पुट कर ले, ये कैलकुलेशन के बाद इसका जवाब 13 आएगा। वही दो कीमतों का अगर आप यहाँ पर पुट कर ले, इसको जमा तफरीक करने के बाद जवाब क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। दोनों को सेटिस्फाई करेगा। और ग्राफिकली अगर आप देख ले, इसका भी ग्राफ बनाए, इसका भी ग्राफ बनाए, इस नुक्ते पर जाकर वो एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे, इस तरह ग्राफ कट जाएगा आपस में, ठीक है। तो क्रेमर का तरीका क्या है, वो बिल्कुल उसी तरह जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। पहले तो स्टेप बिल्कुल उसी तरह है। पहला स्टेप आपने क्या करना है, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको आपने मैट्रिक्स की सूरत में लिखना है। इसमें पहला कॉलम x का कोफिशिएंट, दूसरा कॉलम y का कोफिशिएंट, यानी पहला रो पहली लाइन मुसावात आ जाएगी, दूसरी मुसावात, ठीक है, दूसरा रो दूसरी मुसावात आ जाएगी। x y को आपने इस तरह लिखना है। दोबारा जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यही चीज़ आ जाएगी। ये वाला फिर आपने इसको इस तरह लिखना है, और ये मैंने सोच दिया कि आगे काम आएगा। बात क्लियर है तक। आप बिल्कुल उसी तरह इसको हम a का नाम देंगे, इस वाले मैट्रिक्स को x और इसको b का नाम देंगे। पहला तो हम a डिटरमिन मालूम करेंगे। a डिटरमिन हमने मालूम कर लिया और ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये सोल्यूशन पॉसिबल है, यानी x और y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अपने क्या करना है, ये नया यहाँ से ये नई तब्दीली आ गई जो मैट्रिक्स इन्वर्जन से मुख्तलिफ है, और इसी से ये क्रेमर का कानून है, ठीक है। इसमें ये मेथड है कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए में है, ये जो मैट्रिक्स ए में ये जो x के कोफिशिएंट है, ये x के कोफिशिएंट, इसको आपने रिप्लेस करना है किसके साथ, ये जो मुसावात की तरफ दो वैल्यूज़ है, इसको इसके साथ आपने रिप्लेस करना है। उससे जो नई वैल्यू बनेगी उसको आप डिटर्मिनेंट ए का नाम देंगे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ, ये डिफरेंस निकाला, ये आ गया ये, ठीक है। अब इसी को अगर आप ए डिटर्मिनेंट पर डिवाइड करिए, जो वैल्यू आ गई है, इसको अगर आप ए डिटर्मिनेंट पर डिवाइड करें, उससे जो वैल्यू आ जाएगी वही एक्स कीमत, सिंपल। फिर उसके बाद हमने एक और डिटर्मिनेंट नाम दिया A2 डिटर्मिनेंट। यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स ए है, यानी यहाँ पर जो y के कोफिशिएंट है, इसको रिप्लेस करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ के साथ। दोनों वैल्यू के साथ हमने इसको क्या किया, रिप्लेस किया। बात क्लियर, बात समझ में आ रही है ना। ये जो
मैट्रिक्स है, यहाँ पर y के कोफिशिएंट की जगह हम इसको लिखेंगे, उसको हम नाम देंगे A2 डिटर्मिनेंट। फिर ये वैल्यू निकाला, ये चीज़ आ गई। अब इसको A2 को जब आप डिवाइड करोगे A डिटर्मिनेंट पर तो वो वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू, सिंपल सी। अब इसको हमने फैक्टराइज किया, फिर ये सारे चार आपस में ये कॉमन फैक्टर है, कट गए, आखिर क्या बचा 11.5। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये इसका सोल्यूशन इन दोनों का, ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटते हैं, ये दोनों लाइन। इसी को आपने सेट में लिखना है, सोल्यूशन सेट या हल सेट, ठीक है। अब इसको हल सेट भी लिख सकते हैं उर्दू में। कोई